आईआरएस पर सेल टैक्स रिटर्न में जो नई तब्दीलियां की गई हैं उसमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेलर हैं उन्होंने नेक्जर H1 जो है वो फाइल करना है। नेक्जर H1 में हमने सारे स्टॉक की डिटेल देनी है, जो ओपनिंग था, परचेज किया, कंज्यूम किया यानी कि सेल किया और क्लोजिंग क्या है। तो नेक्जर H1 को पहले नेक्जर को फाइल करते हुए आपने कौन सी 4 चीजें याद रखनी है। अगर आप उसको उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपकी फ्यूचर में जो टैक्स रिटर्न होगी वो मैच होगी, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न और सेल टैक्स रिटर्न का जो डाटा है वो मैच होगा। एफबीआर का पर्पस भी यही है कि सेल टैक्स रिटर्न में जो डाटा आ रहा है क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कौन सी 4 चीजें आपने याद रखनी है, मैच करनी है, ताकि इसकी कंप्लाइंस हो सके। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो नेक्जर H1 है ये इंट्रोड्यूस किया गया फरवरी के अंदर और SRO 55 के थ्रू ये नोटिफाई किया गया कि जितने भी होलसेलर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने जो है वो अपनी डिटेल देनी है स्टॉक की। इससे पहले हम नेक्जर F फाइल करते थे, वहां पे स्टॉक की डिटेल अवेलेबल होती थी लेकिन इतनी डिटेल में नहीं था। अभी तो ये कहा गया है कि तमाम आइटम की डिटेल लिखें HS कोड के साथ, मेजरमेंट के साथ और सेल टैक्स का रेट क्या है उस आइटम पे। इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक भी आपने लिखना है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्या था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो पहली रिटर्न है मार्च 2025 की, इसमें फाइल करना है नेक्जर H1, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो फरवरी में आ गया था लेकिन ये फॉर्म अपडेट नहीं हुआ था। तो अभी मार्च की रिटर्न में ये फॉर्म अपडेट हो रहा है जिसकी डेडलाइन है 18 अप्रैल और चांसेस ये भी हैं कि हो सकता है ये भी रिवाइज हो जाए, यानी कि एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि अभी भी इसमें अपडेशन हो रही है। अभी इसके ऊपर वैसे ऑथेंटिक न्यूज नहीं है लेकिन चांसेस यही है कि जैसे फरवरी के रिटर्न की एक्सटेंशन आई है इसी तरीके से इसकी भी आए। ये ओपनिंग बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे चेक करना है अभी मैं आपको बताता हूं। फिर आता है परचेज, हमने लिखना है स्टॉक जो लोकल परचेज है और इंपोर्ट है। इसके बाद सप्लाई है जो टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जम्प्ट कोई चीज सेल कर रहे हैं वो आ जाएगा, जीरो डेटेड आ जाएगा और फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये जो क्लोजिंग बैलेंस सेल टैक्स रिटर्न में आ रहा होगा स्टॉक का, यही बैलेंस आपका आना चाहिए जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है। अगर किसी वजह से ये बैलेंस मैच नहीं है तो उसकी एक रिकंसिलेशन होगी। इसमें मल्टीपल रीजंस हैं ये बैलेंस मैच नहीं होता, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अब मैं आता हूं 4 चीजों पे आपने किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना है। अभी मैं बड़ी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि लेक्चर लंबा होगा, इस पे वैसे मैं काम कर रहा हूं, अभी टाइम नहीं मिलता, टाइम शॉर्ट होता है और भी काम होते हैं, वरना जो है इसके ऊपर 1 घंटे का एक लेक्चर हम देखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टार्ट से किस तरीके से डाटा को प्रिपेयर करना है और हर महीने किस फॉर्मेट में डाटा फेंकना है ताकि आपका जो डाटा है वो ऑटो स्टॉक स्टेटमेंट बनती जाए। और कौन सी 2-3 चीजें हैं जिसके साथ आपने इसको रिकंसाइल भी करना है। एनीवेज इस पे डिस्कस करेंगे बाद में, कभी टाइम मिलता है। तो सबसे पहले तो आपने जब स्टॉक स्टेटमेंट बनानी है तो आपने लास्ट ईयर की जो टैक्स रिटर्न फाइल है उसमें यह देखना है कि अगर आपने रिटर्न प्रॉपर फाइल की हुई है और बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखाया हुआ है वही आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होगा। आप नया कुछ स्टॉक नहीं ले सकते, ठीक है। वो ओपनिंग स्टॉक अब आपके ज़हन में ये होगा कि हम तो जनाब मार्च ये 25 से फाइल कर रहे हैं और जो वो स्टॉक है वो तो आ रहा होगा यहाँ पे जुलाई 24 पे। तो इसका मतलब यह है कि आपने जुलाई से लेके अब तक तमाम जो स्टेटमेंट है वो नेक्जर H की बनानी है, फिर ही आप ओपनिंग स्टॉक पे आएंगे कि मार्च में आपका ओपनिंग क्या है। अदरवाइज क्या होगा, आपका ओपनिंग स्टॉक ठीक नहीं होगा। जब ओपनिंग आपका ठीक नहीं होगा तो परचेज है माइनस कंजम्पशन है इज इक्वल टू क्लोजिंग है। तो इन सारी में से ये 3 पार्ट है इसमें। नंबर 1 स्टॉक है, नंबर 2 परचेज है, नंबर 2 सप्लाई है। अगर इनमें से किसी एक का डाटा भी ठीक नहीं होगा तो होगा क्या कि आपका क्लोजिंग बैलेंस ठीक नहीं होगा। जब आपका क्लोजिंग बैलेंस ठीक नहीं होगा तो आपकी टैक्स रिटर्न और एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैच नहीं होगा, जिसके ऊपर जो है वो आपको फ्यूचर में नोटिस का सामना करना पड़ेगा। अब ये कैसे रिकंसाइल करना है मैं अभी आपको जो है वो दिखा भी देता हूं। और यहाँ पे जो है बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के लेक्चर में हमने एक फॉर्मेट डिस्कस किया था, ये आपके सामने फॉर्मेट है और इसी तरीके से आपने बनाना है। और ये है बिग पिक्चर में, मतलब यहाँ पे मैंने स्टॉक टोटल ले लिया है लेकिन वो वैल्यू भी पूछता है स्टॉक की, परचेजेस का डाटा ठीक है, वो क्वांटिटी भी पूछता है। लेकिन अभी मैं क्वांटिटी के ऊपर नहीं जा रहा, वॉल्यूम के ऊपर जा रहा हूँ, वैल्यू के ऊपर जा रहा हूँ, जो क्वांटिटी है उसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि लेकिन हमने क्वांटिटी भी लिखनी है, क्वांटिटी भी मेंशन करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो ये भी कहता है कि आपने जो है वो बैलेंस के साथ क्वांटिटी भी बतानी है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी बतानी है और क्वांटिटी भी बतानी है। ये दोनों चीजें पूछ रहा है लेकिन अभी मैं सिर्फ वैल्यू के ऊपर जा रहा हूं। मैं ज्यूम करते हैं कि इसकी बेस पे आप जो है क्वांटिटी भी हमारी ओके होगी। तो सबसे पहले ये मैंने यहां पे अगर आप देखें तो मैं उठा रहा हूं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है 9,50,000। अब ये स्टॉक कहां से आ रहा है, ये जो पिछले साल टैक्स पेयर की हमने टैक्स रिटर्न फाइल की 30 जून 2024 पे, यहां पे जो स्टॉक आ रहा है स्टॉक इन ट्रेड वो आ रहा है 9,50,000। मतलब अब ये
स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है अवेलेबल है 1 जुलाई 2024 पे। ये हमने 1 जुलाई 2024 पे बैलेंस ले लिया, ये जो आ रहा है आपके सामने 950। इसके बाद टैक्स पेयर ने जुलाई जो 24 है इसमें आके उसने जो है वो यहाँ पे अगर हम मंथ इसका चेंज कर लें ताकि इसकी कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए, और जुलाई 24 से जून 25 तक हम बना रहे हैं ये वाला। तो टैक्स पेयर ने जुलाई में 2.6 मिलियन की परचेज की और इन्होंने 2,52,000 रुपए की सेल कर दी। तो क्लोजिंग स्टॉक टैक्स पेयर का कितना आ रहा है 3.3 मिलियन। तो चलते चलते हम पहुंच गए मार्च पे, तो मार्च पे आके क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 3024। अब इसी तरीके से अगले महीनों में हम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे और जो ये स्टॉक हमारा आ रहा होगा ना, यही हमारा एनुअल जो टैक्स रिटर्न है जो कि हम 30/6/2024 के 25 के बाद फाइल करेंगे, जिसकी डेडलाइन होती है 30/9/2025 इन अदर देन कंपनी में, जो कि बाद में एक्सटेंड भी हो जाती है। वहां पे हम लिखेंगे सेल और वहां पे फिर इसी तरीके से हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल और यहां पे आता है जीपी। तो कॉस्ट ऑफ सेल किस तरीके से बनेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये कॉस्ट ऑफ सेल से रेलिवेंट है। जैसे सेल का मैंने बताया था कि सेल के लिए भी हम सेल टैक्स रिटर्न और सॉफ्टवेयर की जो रिटर्न आ रही होती है यही डाटा मैच करते हैं टैक्स रिटर्न के साथ, एनुअल टैक्स रिटर्न के साथ जो 30/6 के बाद हम फाइल करते हैं। तो हम हो क्या रहा था कि एबीआर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल को मैच करता था कि आपकी टैक्स रिटर्न में ये सेल आ रही है, इनकम टैक्स रिटर्न में ये आ रही है, सेल टैक्स दोनों में का डिफरेंस है वो पूछता था। लेकिन अब वो आपको कॉस्ट ऑफ सेल के मतलब भी पूछेगा कि आपका जीपी कितना है, ठीक है, जीपी से पहले जो ट्रांजेक्शन है उसके मतलब पूछेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फिर मैं डिटेल में डिस्कस भी करूंगा कि भाई स्टॉक के अंदर तो और भी चीजें आ रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया, उसके बाद जो है उसको आप प्रोडक्शन में लेके गए असेंबली लाइन पे, यहां से मूव हुआ वेयर हाउस से प्रोडक्शन लाइन पे, और यहां पे आके ओवरहेड जो है अदर ओवरहेड भी चार्ज हुए, मतलब आपकी यूटिलिटी यूज हुई, उसके बाद लेबर यूज हुई और इसके अलावा कोई भी फैक्ट्री अदर ओवरहेड है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल स्टॉक की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, चलते चलते यहां पे आके 20,000 के ओवरहेड भी ऐड हो गए। तो जब ये आएगा फिनिश स्टॉक में तो इसकी वैल्यू तो होगी 1,20,000। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने जो यहां पे हमने भी डिस्कस किया है कि ये जो कंजम्पशन शो करनी है, ये जो कंजम्पशन है ये मैं कौन सी कंजम्पशन लूंगा, क्या जो मैं यहां पे हमने बनाई है ये वाली कंजम्पशन लेंगे, या जो अभी हमने डिस्कस किया है कि यहां पे ओवरहेड ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वाली हम लेंगे। अगर हम वो लेंगे तो स्टॉक की वैल्यू तो 1 लाख थी, नेक्जर ए में तो हमने 1 लाख जो है क्लेम किया हुआ है, लेकिन यहां पे वैल्यू 120 आ रही है, तो हमारा जो डाटा होगा कभी भी मैच नहीं होगा। तो अब आपने एक रूल याद रखना है। जैसे यहां पे दूसरा पॉइंट है कि पहला हमने ये देख लिया कि हमने पिछले साल के साथ जो डाटा है ओपनिंग वहां से लेना है, और जुलाई से लेके मार्च तक आपने सारा डाटा बनाना है, और ओनली परचेज डाटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो सेल टैक्स रिटर्न में हम क्या करते हैं, नेक्जर ए में डाटा लेते हैं और नेक्जर सी में डाटा लेते हैं। तो जो स्टॉक स्टेटमेंट आपने देनी है वो सिर्फ और सिर्फ नेक्जर ए से रेलिवेंट जो परचेज है और उसी से रेलिवेंट जो सेल आप कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट वैल्यू आपने लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं कि एक प्रोडक्ट है वो आपने 100 रुपए की परचेज की और 120 की आप सेल कर रहे हैं, तो आपका जीपी टेक्निकली तो ये आता है ना कि 20 रुपए आता है। तो आपने जो नेक्जर ए में जो स्टॉक स्टेटमेंट बनानी है वो 100 के हिसाब से बनानी है। कंजम्पशन आप कौन सी शो करेंगे, प्रॉफिट के बगैर, मतलब कॉस्ट वैल्यू। ये नहीं है कि आप कंजम्पशन में जो है वो प्रॉफिट भी ऐड कर लें, तो ऐसे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कभी भी मैच नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें कि कॉस्ट ऑफ सेल में जो डाटा आता है वो कॉस्ट का आता है, कि आपने जो परचेज ली उसमें जब आपने उसको सेल किया तो प्रॉफिट की वैल्यू नहीं लेनी उसमें, मतलब सेल करते हुए तो जारी सी बात है प्रॉफिट ऐड होता है लेकिन उसकी कॉस्ट कम होती है। तो आपने कौन सी कॉस्ट लेनी है, जो परचेज का डाटा है, और इसमें आपने जो अदर ओवरहेड है वो भी शामिल नहीं करने। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप 120 की चीज बेच रहे हैं और हम ज्यूम करते हैं 100 की परचेज थी और 5 रुपए अदर ओवरहेड थे, तो जीपी में एनुअल टैक्स रिटर्न में तो ये डाटा ठीक है, लेकिन सेल टैक्स रिटर्न में डाटा कभी भी मैच नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि नेक्जर ए में आप लेबर जो अदर ओवरहेड है वो ले ही नहीं रहे, तो आपको वो दिखाना भी नहीं है।
इसी तरीके से जो यूटिलिटी का इनपुट है वो भी आप यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, अदरवाइज आपका क्लोजिंग स्टॉक कभी भी मैच नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परचेज जो रिकंसाइल करते हुए जो यहाँ पे आपने डाटा लेना है वो सिर्फ और सिर्फ परचेज का डाटा लेना है, वो परचेज जो आपने नेक्स्ट ए में क्लेम की हुई है अदर देन यूटिलिटीज, और उसी की ही आपने यहाँ पे कंजम्पशन दिखानी है। मतलब ये है कि ये अगर परचेज है और 2.6 मिलियन है, इसमें से आपने 2,52,000 की सेल की है। हो सकता है जब हम नेक्स्ट सी में जाएं तो इसकी जो वैल्यू है वो सेल वैल्यू 3 लाख आ रही हो, मतलब कॉस्ट इसकी 2,52,904 है और जो सेल है इसकी 3 लाख है। तो हमने कंजम्पशन में हमेशा कॉस्ट दिखानी है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। चौथे नंबर पे आता है कि आपने जो डाटा है वो रिकंसाइल रखना है अपने सॉफ्टवेयर के साथ कि आपका सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है और टैक्स रिटर्न क्या बता रही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की बेस पे ही आप जाके एनुअल टैक्स रिटर्न बनाते हैं और इसी की बेस पे जो है वो सेल टैक्स रिटर्न में डाटा आता है। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है, प्रिपेयर करें और इस तरीके से बनाएं, जल्दबाजी मत करें। पहली रिटर्न है डिले हो भी जाए कोई मसला नहीं है, चांसेस एक्सटेंशन आ भी सकती है। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।